नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा और आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। सीएम मनोहर लाल ने मंगलवार को वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पास किया। तमाम घोषणाओं के अलावा बजट की खास बात रही कि इसमें कोई मेजर टैक्स नहीं लगाया गया। हरियाणा में शहरी निकाय चुनाव पास ही हैं। माना जा रहा है कि बजट पर इसका असर साफ दिख रहा है। इस दावे में कितना है दम? क्या बजट पर है निकाय चुनाव का असर? क्या बजट की घोषणाओं के जरिए बीजेपी जेजेपी सरकार निकाय चुनाव फतेह की योजना बना रही है? इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा आप ये रिपोर्ट देख लीजिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को भाजपा जसपा गठबंधन सरकार का तीसरा वार्षिक बजट पेश किया। कुल बजट करीब 1.70 लाख करोड़ रुपए का था, जिसमें 29,618 करोड़ 32 लाख रुपए का राजकोषीय घाटा है। सीएम मनोहर लाल ने इसे जनता का बजट बताया। ये बजट यानी आम साधारण व्यक्तियों के लिए बजट, जैसा मैंने कहा कि सामान्यतः लोग कहते हैं कि हम गरीब व्यक्ति तक पहुंचेंगे। मैं ये कहता हूं कि हमने गरीब व्यक्ति से ही शुरू किया है। बजट में जनता को कई तरह की सौगात तो दी गई, लेकिन कोई नया बड़ा टैक्स नहीं लगाया गया। सियासी पंडित इसे चुनावी बजट बता रहे हैं। प्रदेश में 48 नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव अप्रैल के अंत में होने हैं। वहीं पंचायती राज संस्थाओं, जिला परिषद, ब्लॉक समिति व ग्राम पंचायतों के चुनाव भी होने हैं। बजट में चुनावी झलक साफ दिखाई देती है। निकायों व पंचायती राज संस्थाओं के जनप्रतिनिधियों के अधिकार ही नहीं बढ़ाए गए, बल्कि बजट में भी इजाफा किया गया है। पालिकाओं व पंचायतों के दायरे में भी बढ़ोतरी की गई है। गांव के स्कूल और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिला परिषद और शहरों के स्कूल व स्वास्थ्य केंद्रों की देखभाल का जिम्मा नगर पालिकाओं को सौंपा जाएगा। शहरियों को खुश करते हुए सरकार ने आजादी के 75वें अमृत महोत्सव मौके पर हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के 75 नए सेक्टर विकसित करने का फैसला लिया है। इन सेक्टरों में 40,000 प्लॉट होंगे। इसलिए चिन्हित करके अब हम अंतिम व्यक्ति से शुरू कर रहे हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते उनकी आय को बढ़ाएंगे और फिर जो नीचे रह जाएंगे उनके लिए हम काम करेंगे। अंत्योदय की यही हमारी कंसेप्ट है, कल्पना है। बैलेंस्ड और बेहतर बजट है जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र को छू कर गया है। और 2 घंटे 20 मिनट में 177 पौने 2 लाख करोड़ की जो कैपेसिटी का ये बजट रखा है, ये अपने आप में प्रत्येक वर्ग को छूता है। और जो अंत में मुख्यमंत्री ने, वित्त मंत्री कहा कि हमारा लक्ष्य आखिरी छोर में बैठे व्यक्ति को छूना पहले है, और वो प्राथमिकता दिखी है। रूरल में आज 40% का इजाफा हुआ है, अर्बन में 38% का इजाफा हुआ है। इंडस्ट्री के लिए एडिशनल फंड रखे गए हैं। लेबर के लिए आज 240% की वृद्धि है। नई टेक्नोलॉजीज, ड्रोन्स है, एविएशन है, उसको कैसे बूस्ट दिया जाए, उसके लिए एडिशनल हेड्स रखे हुए हैं। हमारे पायलट ज़्यादा प्रदेश के कैसे बने, उसके लिए नई स्कीम हम अनाउंस करने जा रहे हैं। मुझे लगता है एक्वाकल्चर आएगा, पैक हाउसेज आएंगे, एग्रीकल्चर में नई टेक्नोलॉजीज आएगी, इरिगेशन को कैसे बेहतरीन किया जाए, उसके लिए एक एडिशनल 56% का बजट रखा गया है। ये मुख्यमंत्री की गंभीरता दिखाता है। लेकिन विपक्ष लगातार मनोहर सरकार के बजट पर हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसे महज भाषणबाजी बता चुके हैं। एक भाषण था, बजट खोखला था, इसी वास्ते मैंने कहा ये बजट नहीं भाषण है, खोखला बजट है, लेन देन न कुछ नहीं, जयराम जी की बाबा। सरकार कह रही है कि पौने 2 लाख करोड़ का जो बजट है वो लेके आए हैं और तमाम वर्गों का ध्यान रखा गया है। तमाम जो क्षेत्र हैं जो कोरोना काल में प्रभावित रहे, उनको आगे बढ़ाने का प्रयास है। ऐसा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई गुंजाइश ही नहीं है। कर्जा ले रहे हैं, 60,000 जो है वो अपना रीपेमेंट में और उसमें एक्सपेंडिचर में लग रहा है, तो और 55,000 करोड़ कर्जा ले रहे हैं, तो कहाँ गुंजाइश है आगे।
विकास की तो कोई नहीं। एक तरफ जहां सरकार इसे समावेशी और हर हरियाणवी का बजट बता रही है, वहीं विपक्ष इसे जनता के साथ धोखा करार कर रहे हैं। शहरी निकायों के चुनाव करीब हैं, अब देखना होगा कि बजट का कितना असर इन चुनाव पर पड़ता है। हरियाणा न्यूज के लिए चंडीगढ़ से रवि कालीरमन की रिपोर्ट। निकाय चुनाव से पहले मनोहर बजट, क्या निकाय चुनाव का असर इस बजट पर रहा है कि सब कुछ इसमें गुड दिखा, सबके लिए कुछ ना कुछ था? ये निकाय चुनाव को साधने की एक कोशिश बीजेपी जेजेपी की तरफ से है क्या? इसे लेकर सवाल ही क्यों उठ रहा है, इसी पर हम ये डिबेट करेंगे। बजट पर निकाय चुनाव का कितना असर है, ये आरोप बीजेपी जेजेपी पर क्यों? क्या बजट पर निकाय चुनाव का असर है भी या महज आरोप है? क्या बजट की घोषणाओं के जरिए बीजेपी जेजेपी सरकार निकाय चुनाव फतह की योजना बना रही है? डिबेट में आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ पवन चोपड़ा, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ गए हैं। अशोक चौहान, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ गए हैं। जैसे जैसे आगे मेहमान जुड़ेंगे मिलवाते जाएंगे। पवन चोपड़ा जी, मैं आपसे शुरुआत कर देती हूँ, आप दोनों का बहुत स्वागत करते हुए। क्या लगता है, निकाय चुनाव को साधने की कोशिश की है इस बजट के जरिए क्या सरकार ने? जी, निकाय तो जो भी इलेक्शन है उसको तो साधने की कोशिश इस बजट से नहीं होगी, क्योंकि ये मात्र घोषणाएं हैं। इसमें कोई भी रोड मैप इनमें दिखाई नहीं दिया, कोई भी बजट में कोई विजन नहीं है, कोई इन्होंने पिछली कोई अपनी जो भी अपना कोई इन्होंने विकास किया हो उसके बारे में बताया नहीं कि पीछे हमने पिछले साल या पिछले 4-5 साल में या 7 साल में हमने ये अपने वादे किए थे, उसमें से कुछ 2% भी इन्होंने पूरे किए हों, वो फिर भी लगता है कि इन्होंने कुछ विकास किया है। सारे के सारे 2014 से जितने इन्होंने घोषणाएं की हैं, जितने वादे किए, सब खोखले हैं। आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। हर साल नया बजट बढ़ा के देते हैं। बजट बढ़ाने का मतलब कर्ज बढ़ा लेते हैं अपने हरियाणा प्रदेश पे। ये देखिए कि आज देश में प्रदेश हरियाणा प्रदेश में जो है 2.5 लाख करोड़ का कर्ज इस पे है, और जो कि टोटल जीडीपी का 25% से भी मोर देन हो गया है। जबकि ये एक ना रेड अलर्ट वाली स्थिति होती है कि जब 25% से ऊपर का कर्ज जाए जीडीपी से तो उस समय रेड अलर्ट हो जाता है। जैसे कि किसी नहर में पानी का लेवल बढ़ने से वहां एक रेड अलर्ट होता है कि इसके बाद और बढ़ा तो खतरा है। यही इस बजट में ये शो कर रहा है कि सिर्फ कर्ज बढ़ रहा है, और उस कर्ज जो खर्चे करते हैं उसको भी पूरा करने के लिए, रीपेमेंट करने के लिए और कर्ज ले लेते हैं। कहीं भी इन्होंने विकास का, कहीं भी कोई शिक्षा में हो, कहीं पे कोई में रोजगार में हो, महंगाई में हो, कहीं भी इन्होंने कहीं भी रोकने की, महंगाई को रोकने की, कोई भी कंट्रोल करने की कोई विजन दिखाए और भी हम इस तरह हरियाणा में महंगाई चरम सीमा पे है, हम इस तरह इसको रोकेंगे। कहीं भी बेरोजगारी आज रिकॉर्ड पे है, उसको इसमें कम कैसे करेंगे? कहीं भी कोई विजन नहीं है, केवल घोषणाएं हैं। 10,000 20,000 करोड़ यहां लगाएंगे, 30,000 यहां लगाएंगे, मतलब कुछ नहीं है। कहां कैसे उसका ये वो करेंगे, विजन ही नहीं दे रहे। पीछे हमने मान लो आपने 2014 से ये वादे किए थे कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाएंगे, ठीक है। आज 8 साल हो गए, एक भी नहीं बना। या तो दिखाएं कि हमने 14 से हर जिले में 22 जिले या 25 जो भी है हम कॉलेज बनाने थे, उसमें हमने 8 बनाए, 10 बनाए। हम आगे का बजट से इससे और बनाएंगे। कहीं अपनी इनकम शो करें, नहीं कर्ज ले जा रहे हैं, कर्ज में डूबी जा रहा है हरियाणा, टोटल डूब चुका है हरियाणा। इस समय हर बच्चा जो पैदा होगा ना आज की डेट में, उस पे 1 लाख रुपए का कर्ज उसी दिन उसके सिर पर है। बताइए कहां से विकास करेंगे? ये जो आप निकाय चुनाव कह रहे हैं, अभी ये जो डेवलपमेंट चार्जेस के ऊपर इन्होंने 5% का डेवलपमेंट चार्ज लगाया था इसमें कलेक्टर रेट पे, वो इन्होंने पहले तो लगा दिया। फिर देखा जब हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इनको अल्टीमेटम दिया कि 4 दिन का आपको अल्टीमेटम है, यदि आप ये वापस नहीं लेते तो हम सारे हरियाणा वासी और कांग्रेस वाले सड़कों पे आएंगे। तो उससे डर के कि भाई हमारे खिलाफ कोई फिर से आंदोलन ना खड़ा हो जाए चुनावों से पहले, जैसे कि वो किसानों ने किया था, 5 राज्यों में चुनाव थे, तो इन्होंने फटाफट वो वापस ले लिया।
जैसे ही जैसे प्रधानमंत्री जी ने जाके ठीक चुनावों से पहले वो कृषि कानून वापस ले लिए थे, ये डर के मारे लिया इन्होंने। अदरवाइज अभी देखना, चुनाव होने दो या फिर लगाएंगे डेवलपमेंट चार्जेस। ऐसे ही जब ये कोई भी बात होती है, ट्रैक्टर का था 15 साल पुराना जो अपना एनसीआर की बात हुई, तो जब किसानों ने अपना आंदोलन करने की बात की तो मुख्यमंत्री जी ने फटाफट बोल दिया नहीं नहीं ये तो नहीं है, हमारे हरियाणा का ये तो गुड़गामा तक खाली 3 व्हीलर के लिए बोला गया। मतलब ये इनको लगता है कि लोग हमारे खिलाफ आ जाएंगे, पर लोग तो पहले से ही खिलाफ हैं। उनको मन में बहुत ज्यादा बीजेपी के खिलाफ अपना रोष है। रोजगार नहीं है, हर नौजवान युवा जो है वो सड़क पर बेरोजगार घूम रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, जो अपना गृहिणियां हैं वो पता नहीं किस तरह जो अपना घर का गुजारा कर रही हैं। गैस देख लो, डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, किसी भी दाल देख लो, घी तेल हर चीज की कीमत एक चरम सीमा पे पहुंची हुई है। आम गरीब का तो गुजारा करना भी दुर्लभ हुआ है। शिक्षा में देख लो, शिक्षा में कहीं भी बच्चे, गरीब के बच्चे ये कितनी अपनी करते हैं कि हम गरीब के बच्चों को फ्री शिक्षा देंगे, कहां उनको एडमिशन मिलता है? ये उनके फीसें नहीं देते जाके प्राइवेट स्कूलों में, वो इसलिए उनको एडमिशन नहीं देते। सच्चाई तो बात ये है। और पहले कहते थे 8वीं से 10वीं तक के बच्चों को टैबलेट देंगे, अब कह रहे 10वीं से 12वीं तक के देंगे, अगले साल कह देंगे 12वीं से 14वीं तक को देंगे। कोई टैबलेट नहीं मिलना किसी को। ये सिर्फ घोषणाएं करते हैं, पैसा इनके पास है ही नहीं, कर्जा चढ़ाई जा रहे हैं, इनके पास है ही नहीं, देंगे कहां से? ठीक है पवन जी, मैं दोबारा उधर ले लो, लाखों पद शिक्षकों के खाली पड़े हैं, उनको ये भरते नहीं है। कैसे शिक्षा का विकास होगा? जब शिक्षक से नहीं होगे तो पढ़ाने वाला नहीं होगा तो बच्चों को शिक्षा देगा कौन? उद्योग देख लो, सारा ठप पड़ा है, कोई उनको उद्योगों को छूट नहीं है, टैक्स और लगाए जा रहे हैं। किसान तो किसान कर रहे थे 2022 तक दुगनी आय हो जाएगी, कहां दुगनी है और कम होगी है। सबका साथ सबका विकास वाला बजट है, सरकार लगातार कह रही है हमने सबके लिए किया। सबका विकास नहीं है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी का विकास है। उनकी जेबें भरी जा रही हैं, इतना भ्रष्टाचार है, पेपर लीक हो रहे हैं, ठीक है, और हर जगह पे रिश्वत क्या टैक्सियां नोटों की भरी मिल रही हैं। मैं पवन जी को नहीं सुन पा रही हूँ। रंजिता मेहता हमारे साथ बीजेपी से टैक्सियां भर के नोटों की रिश्वत ले रहे हैं। ये विकास केवल, हालांकि आज डिबेट हमारा इस विषय पर है कि बजट में सबके लिए कुछ न कुछ था। आप पर लगातार इस तरह के आरोप उठ रहे थे कि बजट के सहारे निकाय चुनाव में नैया पार लगाना चाहते हैं क्या आप लोग? इसी पर डिबेट रखा है। वो कह रहे हैं निकाय चुनाव तो आप क्या ही साधेंगे जब आपने देना ही कुछ नहीं है, ये कांग्रेस का कहना है। रंजिता जी, कांग्रेस के प्रवक्ता जो बातें कर रहे थे, मैं ताज्जुब मानती हूँ कि क्या ये रटके स्टूडियो में आवाज नहीं मिल रही है मुझे रंजिता जी की। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बोलिए मैम। मैं इस बात से हैरान हूँ कि कांग्रेस के प्रवक्ता किस बात की ट्रेनिंग लेकर आते हैं। इनको विषय ही नहीं पता कि किस विषय के ऊपर आज बहस होने जा रही है। ये बात कर रहे हैं बेरोजगारी की, ये बात कर रहे हैं महंगाई की, ये बात कर रहे हैं किसी और चीजों की। इनको यही नहीं पता कि जो बजट के ऊपर डिबेट होती है उसके ऊपर कितना बजट किस क्षेत्र में आवंटन किया गया, कितना यूटिलाइज हुआ, कितना यूटिलाइज नहीं हुआ, कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी, कैसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगी, इनको इस बात की जानकारी नहीं है। हर डिबेट में घटाया बयान रट कर आते हैं जिसको बैठ कर सबके सामने रख देते हैं। मैं इस बात से हैरान हूँ कि आज के इतिहास का सबसे लंबा बजट इस बार मनमोहन सरकार ने दिया है। और अच्छी बात यह है कि इस बार न केवल विपक्ष, सभी जितने भी विशेषज्ञ थे, तकरीबन 550 लोगों से सुझाव लेकर ये बजट बनाया गया और उसके बाद इसको पेश किया गया। इस बजट के अंदर तमाम उन लोगों का ध्यान रखा गया है जिन लोगों के लिए ये बजट बनाया गया है, और हर बिंदु को पूरे कवर करके इलेबोरेट करके जो है हमने इसके बारे में बताया है। सबसे अच्छी बात यह है कि गरीबों का ध्यान रख करके बजट बनाया गया है, और परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जो भी डाटा हमें मिला था, एक्चुअल में जो जरूरतमंद व्यक्ति है, मस्जिद में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति है, उसको कैसे लाभ पहुंचे, उसको ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। आप ही देखिए कि जब भी ये बजट आता है, हर साल बजट आता है, एक रेटाया बयान जो है विपक्ष बोलता है और उसको बोलकर चुप कर जाता है। हम बार बार ये पूछते हैं कि जो हमने आवंटन किया है उसमें इतनी वृद्धि की है, आप बताइए क्या ये वृद्धि सही है या गलत है? आपके अकॉर्डिंगली ये वृद्धि कम है तो क्यों कम है, अगर ज्यादा है तो क्यों ज्यादा है? सुझाव देने की बजाय सिर्फ कोसना और
सही गलत, आपने जितनी वृद्धि की, जैसे कृषि सेक्टर में आपने 1600 करोड़ बढ़ा कर दिया, उस पर नहीं बात कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि आप ऑलरेडी कर्जे की रीपेमेंट में ही उलझे हुए हैं, कर्ज बढ़ रहा है, आपके पास देने के लिए है ही नहीं, जब पैसा नहीं है तो आप देंगे कहां से। ये तो इनके सवाल का आप जवाब दे दीजिएगा। मेरा जो सवाल था, जो आरोप उठ रहे हैं सरकार पर कि जो मनोहर बजट आया वो निकाय चुनाव से ठीक पहले आया, तो ये निकाय चुनाव को साधने की एक जुगत है क्या? सबके लिए कुछ ना कुछ आप लोग लेकर आए निकाय चुनाव में बीजेपी जेजेपी की बेहतरी के लिए। देखिए, जब भी मनोहर बजट आता है हमेशा सब वर्गों को छूकर जाता है और सब वर्गों को ध्यान में रखकर किया जाता है। निकाय चुनावों के अलावा जो गांव के लिए हमने बजट बढ़ाया है, निकाय के चुनाव गांवों में तो नहीं शहर में है, तो क्या हमने उनको इग्नोर किया? आप ही देखिए, चाहे वो किसान है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कृषि क्षेत्र है, चाहे वो सहकारिता का डिपार्टमेंट है, चाहे वो कौशल विकास है, चाहे वो सामाजिक शिक्षा है, चाहे वो सिंचाई जल है, चाहे वो जनसेवा अभियान है, स्वास्थ्य है, जो भी सेक्टर है, हर सेक्टर में बजट की वृद्धि की गई है और हर चीज को ध्यान में रखकर ये बजट बनाया गया है। आप ये देखिए, इसको अगर हम डायमंड बजट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगले आने वाले 25 सालों तक इसका असर जो है हमारे लोगों की जिंदगी पर होता नजर आएगा। जिस तरीके से हर वर्ग को ध्यान में रखा गया है और बढ़ोतरी की गई है बजट में, इस बार पहली बार हुआ है कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, उसके लिए बकायदा लोकसभा के लेवल पर कमेटियां बनाई गई हैं। उस कमेटी में लेवल पर कमेटियां बनाई गई हैं। उस कमेटी में वहाँ के लोकल विधायक को भी इंक्लूड किया गया है। और अगर आपको विपक्ष को आपत्ति है, आपको कोई अच्छा सुझाव देना है जो हमने नहीं इंक्लूड किया, आप बकायदा लिखित रूप में अपने वहां के विधायक को दे सकते हैं। और 90 विधायकों में से मुझे लगता है विपक्ष के भी कुछ विधायक हैं, तो क्या आपको अपने ही विधायकों पर विश्वास नहीं है? तो किस तरीके की जो बातें हैं। चलिए, आपके पास मैं दोबारा लौट कर आ जाऊंगी पवन चोपड़ा जी जवाब के लिए। पहले अशोक चौहान जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपको क्या लगता है, निकाय चुनाव से जोड़कर जो सवाल उठ रहे हैं कि मनोहर बजट निकाय चुनाव से ठीक पहले, ये कोशिश होगी कि वहां पर एक अच्छी छवि दिखाई जाए, लोक लुभावनी बातें हो और फिर निकाय चुनाव को साध लिया जाए। सरकार पर उठ रहा ये आरोप क्यों उठ रहा है और ये कौन लोग हैं जो ऐसा सवाल पूछ रहे हैं? अशोक जी। हाँ, देखेगा अनामिका जी, सरकार ने बजट पेश कर दिया और बजट पेश कर दिया, इसके बाद में जो है जो विपक्षी दल हैं वो तो अपने जो उनके अपने विचार हैं, जो उनकी अपनी सोच है, वो तो अपना जो करेंगे ही। अभी हाई कोर्ट की पेंटिंग है, अभी आज भी हाई कोर्ट इसमें सुनवाई हुई है और अभी निकाय चुनाव तो नजदीक से शायद होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले सरकार ने जरूर कहा था कि हम निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार है और शायद फिर दूसरी प्रोग्राम हो रही है, अभी शायद अभी इसमें कोई टाइम हो। तो ये सरकार का जो बजट है, मैं जो समझता हूँ, ये हरियाणा का जो अपना बजट है ये आर्थिक कम है, सामाजिक ज्यादा है। इसमें सामाजिक मुद्दे जो है, आम आदमी के जो मुद्दे हैं, जो प्रदेशवासी हर जो वर्ग का है, उसको ध्यान में रखते जो सरकार ने कोशिश की है कि समाज का जो हर वर्ग है उसको इसमें जो है अपना मिले या उसका बेनिफिट मिले। तो ये मान के जो है चला है, इसको आर्थिक कम कहिएगा, सामाजिक ज्यादा है। अब बात कीजिए अगर निकाय मुद्दे हैं, निकाय मुद्दे के बाद में जो है अब साथ में 2024 है, 2024 में जो है अपना पार्लियामेंट के चुनाव भी होने हैं, उसके तुरंत बाद ये फिर हरियाणा में भी चुनाव असेंबली के होने हैं। तो उसको भी ध्यान में रखते हैं, जो है शुरुआत अभी से कर दी गई है। शुरुआत अभी से कर दी गई है जब अशोक चौहान ये कहते हैं अशोक जी, तो उसको क्या समझे? एट द एंड ऑफ द डे इसका फायदा, इस मनोहर बजट का फायदा तो निकाय चुनाव में भी अल्टीमेटली मिलेगा ही। बिल्कुल मिलेगा। हाँ। निकाय चुनाव में मिलेगा। और देखिएगा 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव होने के बाद में सिर्फ एक बजट मिलेगा 2023 का, 2023 के बजट में, और 2024 में कितना कर पाएंगे इसकी शुरुआत जो है मनोहर सरकार ने, जसपा मनोहर बीजेपी गठबंधन सरकार ने अभी से शुरू कर दी है। शुरू इसलिए कर दी है कि जो सामाजिक है, देखिएगा आर्थिक मुद्दे हैं वो चलते रहेंगे। जो समाज का वर्ग है, हर वर्ग है, चाहे छात्र हो, चाहे महिला हो,
या क्या नाम जैसे जो हेल्थ का हो, एजुकेशन का हो, जो भी इससे व्यक्ति जिसका भी बेनिफिट कहीं कुछ होने वाला है, वो समाज जो है उसका हर वर्ग जो है एजुकेशन से भी जुड़ा है, हेल्थ से भी जुड़ा है, अगर अपना जो रोजमर्रा का जो सामान है उससे भी जुड़ा है। तो उसमें कोशिश सरकार की ये है कि आम आदमी जो है इससे इतना इफेक्टेड ना हो, इसका बेनिफिट जितना भी हो सकता है इस बजट का आम आदमी को, गृहिणी को भी मिले, स्टूडेंट को भी मिले, कारोबारियों को भी मिले और इसके बाद में जो एम्प्लॉइज हैं उनको भी मिले। रहे कुछ मुद्दे तो अभी भी हैं और वो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे कि क्या नाम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और अदर्स अपना जो है लेबर कोड है, इनका भी अभी मुद्दा है। वैसे लेबर कोड तो सेंट्रल गवर्नमेंट से कनेक्टेड है, पर उसका जो है कोशिश जो है आदमी यही करता है, गवर्नमेंट यही चाहती है कि जो ज्यादा से ज्यादा इनका बेनिफिट हो। इसीलिए मैंने इसको कहा है आर्थिक कम है, सामाजिक ज्यादा है। और रहा देखो कर्ज लेने की बात, जब काम आगे बढ़ेगा, अब जब यानी अभी मैं प्रवक्ता कांग्रेस को सुन रहा था कहने की जो घोषणाएं की जाती है पूरी हो रही है नहीं हो रही है वो बात की बात है। देखिएगा घोषणा करने के लिए भी बजट की जरूरत है, उसके लिए भी फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस है तो चाहे कर्ज लेके आए या कैसा है तो वो तो लिया जाता है। ये प्रदेश सरकार यही सबका साथ सबका विकास इसको मान के चल रही है और इसका इस बजट का असर अब निकाय चुनाव तो क्या आगे तक के जो चुनाव आने वाले हैं अब उन पे भी मिलेगा। पवन जी पहले ही सरकार ने कह दिया है कि आगे 25 साल तक इसका असर दिखेगा। मैं दाद देता हूँ इनकी सोच की। हाँ। कि घोषणाएं करी जाओ, कर्ज ले जाओ, चाहे डूब जाए हरियाणा, काय विकास हो ना हो, अर्थव्यवस्था सही हो ना हो, हैं बेरोजगारी चरम पे हो, महंगाई चरम पे हो, घोषणाएं कर जाओ और कर्ज ले जाओ, डुबा दो प्रदेश को अपने। मैं दाद देता हूँ इनकी इस बात ये किसी की सोच नहीं है कि हरियाणा डूब जाए, ये किसी की सोच कोई नहीं चाहेगा। ये अगर आप एक विश्लेषक ये कह रहे हैं, इनकी बातें मैं सुन रहा हूँ, यही तो कह रहे हैं जवाब कि घोषणाओं बजट घोषणाओं के लिए कोई नहीं चाहता, कर्ज लेने के लिए होता है। बजट होता है पहले अपना उसका रेवेन्यू, उसकी इनकम पैदा करो, कहां से करोगे, ठीक है, फिर कर्ज लो। अब आप कर्ज ले रहे हो खर्चे करने के लिए खाली, ये कहां की समझदारी है? अब कर्ज ले रहे हो तो रंजिता मेहता पहले ये कर्ज पे जवाब दीजिए आप। रंजिता मेहता ये ऐसे पवन जी रुक जाइए बिल्कुल दूंगी। पवन जी कौन हरियाणा को, रंजिता मेहता कौन हरियाणा को डुबा रहा है? पवन चोपड़ा जी की सोच और जिस तरीके का नेगेटिव विचार वो पेश कर रहे हैं वो साफ नजर आता है कि किस तरीके की घटिया सोच रखते हैं कि हरियाणा को डुबाने की बात करते हैं। जहां पे हरियाणा प्रगतिशील हो रहा है, जब भी कर्ज लिया जाता है, ये इनकी जनरल नॉलेज के लिए बता दूं, रिजर्व बैंक के अपने पैरामीटर्स हैं, वर्ल्ड बैंक के अपने पैरामीटर्स हैं, प्रदेशों के अपने पैरामीटर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पैरामीटर्स हैं। उन्होंने उन पैरामीटर्स के अंदर और नियमों के अंदर अपनी लिमिट के अंदर लेकर रखकर ही बजट जो है पेश किया जाता है और कर्जा लिया जाता है। हम अभी तक अपनी लिमिट के अंदर हैं और लिमिट के अनुसार ही चल रहे हैं। हालांकि हमारा राज्य फिजिकल डेफिसिट है वो कम हुआ है बढ़ने की बजाय, पर फिर भी मैं वही कहना चाहती हूँ कि इनको सिर्फ कोसना है और कोसने के लिए कोसना है। रेड अलर्ट पे हरियाणा को पहुंचा दिया है, कर्जे में रेड अलर्ट पे आ गया सर। रेड अलर्ट क्रॉस तो नहीं हुआ, रेड अलर्ट क्रॉस तो नहीं हुआ सर। हम लिमिट की ऊंचाइयों तक पहुंच के उसके सीमित में है। क्या हमने उसको क्रॉस किया? क्या हम अगले साल बात करेंगे? पवन चोपड़ा अगले साल की बात अगले साल करेंगे, पवन चोपड़ा अगले साल की बात अगली बार करेंगे। आप फ्यूचर को लेकर क्यों घटिया बातें कर रहे हैं आप? 2000 अरे आप अगले साल की बात अगली बार कीजिएगा, इस बार की बात हम लिमिट के अंदर रहेंगे। 2014 से लेकर 2022 तक हम सीधे लिमिट्स हैं और लिमिट्स में रहे हैं। जो भी है क्या बातें कर रहे हो? पंजाब 400 इलेक्ट्रिसिटी बेच पवन चोपड़ा जी सारे प्राइवेटाइजेशन करी जा रहे हो, बेच रहे हो सारा। अरे आप देश और प्रदेश दोनों बेच रहे हो। पवन चोपड़ा आप मुझे सुन रहे हैं? अरे पवन चोपड़ा जी क्यों बौखलाए हुए हैं आप? नहीं आप पवन चोपड़ा अगर मेरी आवाज मिल रही है आप अपनी बारी की प्रतीक्षा कीजिए सुनाई नहीं देता ना प्लीज।
यहाँ कोई बहरा नहीं बैठा पवन जी, यहाँ कोई बहरा नहीं बैठा। अरविंद भारद्वाज भी जुड़ गए हमारे साथ, प्रवक्ता जेजेपी से। अरविंद जी आपका भी स्वागत है। ये बीजेपी वाले बहरे हैं मैडम, बहरे हैं ये। पवन चोपड़ा सुनते नहीं है, ना तो विपक्ष की सुनते हैं ना जनता की, जो सड़कों पे मर्यादित डिबेट को यहाँ रोजाना प्रदर्शन करती हूँ और मैं हर किसी से मर्यादा की उम्मीद करती हूँ, हर किसी से मर्यादा की उम्मीद करती हूँ। और मुझे लगता है कि मैं भी 5 मिनट से आपको चुप रहने के लिए कह रही, तो आपको भी सुनाई दिया होगा। बोलिए रंजीता जी, अपनी बात पूरी कीजिए और अपनी बारी का हर कोई इंतजार करे, बीच में नहीं, 1-2 लाइन का चलता है, एकदम से ये 1 to 1 मत कीजिए डिबेट को। रंजीता जी देखिए, जिस तरीके की बौखलाहट है और जिस तरीके से चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि इनके पास जवाब नहीं है। मैं इनसे पूछ रही हूं कि 2014 से लेकर 2022 तक क्या हमने अपनी लिमिट को क्रॉस किया? चाहे वो रेड अलर्ट है चाहे नहीं है, क्या हमने अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कर्ज लिया? जो नियम है, नियम में रहकर हमने कर्ज लिया है और नियम ये कहता है कि जो एक कर्ज है हर 5 साल में दुगना हो जाता है। जितना जब कांग्रेस की सरकार थी तब 70,000 करोड़ का बजट था, तब भी जो ऑपोजिशन वाले यही कहते थे कि इन्होंने उधार लेकर घी पिया है। तो आपका जितना बजट आया है वो बजट आप कहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं, किस सेक्टर को कितना आवंटन दे रहे हैं? अगर वो आवंटन में हमने त्रुटि की है, गलती की है, तो आप में हिम्मत है तो आप हमें लिखित रूप में दीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। हमने जो चीजें गलत की हैं आप लिखित रूप में दीजिए, हम आपके जो सुझाव है उसका हाथ जोड़कर जो है अभिनंदन करते हैं। पर इस तरीके से टटाए बटाए बयान बोलना, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अरे आप के पास बातें करने के लिए बातें नहीं है, सिर्फ कोसने के लिए आप कोस रहे हैं। हमने हर क्षेत्र में हर वर्ग को छुआ है, चाहे वो कृषि है, चाहे वो सहकारिता है, चाहे वो शिक्षा है, चाहे वो स्वास्थ्य है, चाहे वो परिवहन है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो नागरिक उड्डयन है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र है, चाहे वो शहरी क्षेत्र है, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो आवास है। आप ये बताइए कि आपने इस सेक्टर को छोड़ दिया, आपने इस सेक्टर को इग्नोर किया तो हम कसूरवार हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि किस तरीके की बातें करते हैं आप। आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हरियाणा किस तरीके से विकास की पटरी पर चल रहा है और कांग्रेस सिर्फ बुराई करने के लिए बुराई करती है। और आम जनता जनार्दन को समझ आ चुका है कि ये मनोहर बजट है, ये डायमंड बजट है और आने वाले कई सालों तक इस बजट का हमारे हरियाणा पर अच्छा असर होगा। पवन चोपड़ा आप बोलिए। आ रही हूं अरविंद जी इनके बाद आपके पास। पवन जी, विकास, कई विकास ये कहते हैं विकास हुआ, कहीं दिखाएं तो सही हरियाणा में विकास हुआ, किसका विकास हुआ मुझे बताएं। बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है, शिक्षा पे शिक्षक जो है सड़कों पे हैं, मेडिकल जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, ठीक है, उद्योग ठप पड़े हैं, किसानों की आय पहले से कम हो गई है। बताओ मेरे को कहां पे विकास हुआ है, किसका विकास किया है इन्होंने? प्रदेश कर्ज में और डूबता चला जा रहा है। कहीं विकास की, कहीं पे कोई दिखाएं तो सही। सिर्फ बातें करने से विकास नहीं होता, घोषणा करने से विकास नहीं होता। ये मनोहर बजट डायमंड बजट हो गया। मोदी यही तो बात है जो बीजेपी कह रही है, आप कहने से थोड़ी होगा। वही तो कह रहे हैं, आप गिना दीजिए ना, आप गिना दीजिए, फिर आप गिना दीजिए, आप गिनाइए। तो वो तो लिखित में मांग रही है, क्यों नहीं दे रहे आप लिखित में? आप प्रदेश एक भी विकास नहीं गिनाते, सिर्फ बोलते हैं कि केवल घोषणा करते हैं लंबे। पवन जी गिना दीजिए, मौका मिला है आपको, गिनवा दीजिए। मैंने तो गिना दिया, कोई भी इनका विकास कोई दिखाए तो सही। 2014 से 2022 तक हमने ये वाली शिक्षा में यहाँ पे ये सुधार किए, ये मेडिकल कॉलेज लगाए, रोजगार करने के लिए हमने ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बड़े बड़े उद्योग लगाए जिससे रोजगार मिले हैं। महंगाई कम करने के लिए हमने ये पैरामीटर लिए जिससे महंगाई कम होगी। मेडिकल के लिए हमने व्यवस्था के लिए ये जो है हॉस्पिटल खोले, ठीक है। कोई भी दिखाएं, कहीं पे भी किसानों के लिए इनको क्या राय दी, कुछ भी है, कहीं भी इनको नहीं है। किसानों की आय दुगनी होगी, कहां से होगी, और कम होगी है। प्रदेश में कर्ज बढ़ता है और कुछ नहीं हुआ इसमें। इनके हर साल धीरे धीरे कर्ज बढ़ता चला गया और आज हाईएस्ट लिमिट पे पहुंच गए हैं 25%। जो जीडीपी का 25% से ऊपर रेड अलर्ट हो जाता है। अब और लेंगे तो फिर अपने आप देख लीजिए कहां जाएगा प्रदेश हमारा। अरविंद भारद्वाज,
अरविंद जी जवाब दीजिए। कोई ये अपना विकास दिखाए तो सही। रामिका जी, मैं काफी देर से सुन रहा था अपने सभी साथी प्रवक्ताओं को। देखिए, जो ये हमारा जो सरकार है हरियाणा प्रदेश की, जननायक जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की जो सरकार है, हमारा यही प्रयास है कि हरियाणा प्रदेश के सभी वर्गों के लिए की बेहतरी के लिए हम काम कर सकें, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने की बात हो। इसीलिए हमने प्राइवेट सेक्टर में 75% आरक्षण हमारी सरकार लेकर आई, ताकि हम अपने प्रदेश के नौजवानों को उनके हिस्सेदारी दिला सकें। दूसरी बात, मारुति और सुजुकी जैसी कंपनियों के जो प्लांट या फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी जो कंपनियां हैं, एमएससीज हैं, उनके प्लांट हरियाणा प्रदेश में लगवाए जा रहे हैं। इसलिए हमारी सरकार और डिप्टी सीएम उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी खुद भी बहुत प्रयासरत हैं। और इसी तरह से और जो विषय हैं, चाहे वो किसानों की समृद्धि की बात हो या फिर मजदूरों को या छोटे व्यापारियों उनकी खुशहाली की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, सभी वर्गों को शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात हो, आप अगर बजट को देखें तो उसमें सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है। चाहे वो नए मेडिकल कॉलेज खोलने की बात हो, महिला हॉस्टल बनाने की बात हो, सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की बात हो, सभी सेक्टर्स का, सभी क्षेत्रों का ध्यान रख के ये एक बहुत अच्छा और बड़े सोच समझ के बड़ा ये बजट तैयार किया गया। मैं तो ये मानूंगा कि हरियाणा प्रदेश के लोगों को इस बजट से बहुत फायदे होंगे, जहां कोई भार जनता पर नहीं है। और सरकार ने और इसके तुरंत बाद सवाल उठने लगे अरविंद जी कि निकाय चुनाव को साधने के लिए है मनोहर बजट, निकाय चुनाव को साधने के लिए बिना टैक्स का बजट। नहीं, निकाय चुनाव नहीं। देखिए, चुनाव तो कोई ना कोई चलते रहते हैं। पिछले साल जो इलाहाबाद का चुनाव हुआ, उससे पीछे बाई इलेक्शन बड़ौदा का हुआ था। तो ये तो इलेक्शन चलते रहते हैं। अब निकाय चुनाव है, आगे फिर कोई और चुनाव आ जाएंगे। तो ये तो चुनाव तो चलते रहते हैं, परंतु सरकार अपने प्रदेश के हितों को लेकर एक 5 वर्षीय जो योजना बनाई जाती है, 5 साल का जो समय सरकार को मिलता है, तो उसकी एक ओवरऑल एक मैपिंग होती है, एक रोड मैप तैयार किया जाता है, उसके तहत काम किया जाता है कि इस साल हम इन चीजों को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन कांग्रेस लगातार कह रही है कि आपने केवल घोषणाएं की हैं, कर्ज में डुबाया है, और ज्यादा कर्ज लेंगे तो और मुसीबत आ जाएगी, आपने कुछ काम नहीं किया। देखिए, जो विपक्ष की जो उधर पीड़ा है वो बड़ी जायज है, क्योंकि जिस तरह से विपक्ष को बेरोजगार करने का काम इस सरकार ने किया, आज इनके पास सच्चाई ये है कि सड़कों पर आकर बोलने के लिए कोई मुद्दा तक नहीं बचा है। आज स्थिति ये है कि विपक्ष की कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या और कोई जो और दल है, इनके पास ना तो कोई मुद्दा है, ना कोई ऐसी बात है, कोई विषय है जिसको लेकर ये जनता के पास जा सके। सभी क्षेत्रों में, चाहे कोविड के समय में जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ, उसको भरपाई करने का काम सरकार ने किया हर तरह से। चाहे मेडिकल सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने की बात हो, उनमें सुधार करने की बात हो, या आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जिस तरह से जो हमारा पिछड़ा जो वर्ग है, गरीब जो तबका है हमारे प्रदेश का, उनको जिस तरह से सहयोग चाहे आर्थिक रूप में दिया गया हो या उन्हें और खाद्य आपूर्ति की जो चीजें हैं वो सामान मुहैया कराया गया हो, सभी तरह से हर वर्ग का ध्यान रखा गया। चलिए, तो पवन चोपड़ा कह ही रहे थे कि गिनवा दीजिए, काफी कुछ अरविंद जी ने भी गिनवा दिया। रंजीता जी के बाद आ जाऊंगी आपके पास। जरा मैं आपसे एक विश्लेषण ले लूं। अशोक चौहान जी, बहुत गहमा गहमी भी आपने इस डिबेट के दरमियान सुन ली जी। आपको क्या लग रहा है, विपक्ष के पास कहने के लिए कुछ कंस्ट्रक्टिव है या केवल अपोज करने के लिए अपोज कर रहे हैं, विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं, या सही सवाल पूछ रहे हैं पवन चोपड़ा कर्ज पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर? देखिएगा ना, जो विपक्ष है वो अपना धर्म निभा रहा है, जो उसका जो धर्म है उस धर्म की जो है अपनी पूरी जो है पालना कर रहा है। प्रदेशवासी वो भी जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, उनको भी अपने जो है जाके कॉन्स्टिट्यूएंसी में जवाब देना होता है और उनको भी देखना होता है कि अपना कैसे सरकार चल रही है, कैसे क्या जो अपना उनको जो अच्छाई, जैसे कि अभी जजपाई के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता अपनी अच्छाई जो अपना गिनवा रहे हैं, तो ऐसा ही उनको उसमें कुछ थोड़ा सा कुछ डाउट लगता है। डाउट की बात यह है कि घोषणाएं देखिएगा हर साल होती हैं, अभी भी की गई है, पिछले साल भी की गई है,
उसके बाद में जो है अपना उससे पहले भी की गई थी। अब वो घोषणाएं कितनी पूरी हो पाई हैं, कितनी क्या है, वो तो ऐसा है कि जजपा के अपना जो है अपना प्रवक्ता और अपना बीजेपी के प्रवक्ता वो ज्यादा अच्छी तरह से बता पाएंगे। अभी देखिएगा, बात सुनो, गुड़गांव है, गुड़गांव एक जो अपना प्रदेश की आर्थिक राजधानी या वित्तीय राजधानी कही जाती है। गुड़गांव में जो सिविल हॉस्पिटल है उसका पिछले 3 साल से उसको कंडम घोषित किया हुआ है और उसके बाद में वहां तो अपना उसको डिमोलिश करने का काम चल रहा है। अभी जो है आगे मैं बात कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, तो लोगों ने कहा कि साहब ये जो बजट आया है इस बजट में इस अस्पताल का तो कोई जिक्र है ही नहीं है कि इसमें क्या होगा, बजट इसके लिए कितना चलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें अभी और लंबा इंतजार करना पड़ेगा, अस्पताल कब टूटेगा, कब नया बनेगा। तो चोपड़ा जी को जो है शंका जो है ये इनके अपने हिसाब से जायज है, इनका दुख है, इनकी पीड़ा जो है कम मतलब गलत नहीं है, ये भी सोचते हैं, ये भी जनप्रतिनिधि के नाते इनको भी जवाब देना होता है, पब्लिक को जवाब देना, अपने मतदाताओं को देना है। तो सरकार को भी ये ध्यान रखना चाहिए कि जो पिछले साल जो घोषणाएं हुई थी उनका क्या हुआ, अब इस करंट ईयर में चालू वित्तीय वर्ष में क्या वो योजनाएं चलेंगी या उनके लिए कोई बजट पिछले साल वाला है तो कोई बजट लैप्स हो जाता है या कैसे, वो तो अपना गवर्नमेंट के जो सत्तासीन है वो ज्यादा हिसाब से बता पाएंगे। अब कैसे क्या इस तरह की और भेजा से मेडिकल कॉलेज के अभी पवन जी बात कर रहे थे, घोषणाएं बहुत हुई है, टैबलेट्स की बात कर रहे थे। हाँ, हर जिले में अपना जो है मेडिकल कॉलेज बच्चों को जो है टैबलेट मिलने का वो है, पहले तक 9वीं 10वीं था, अब यह 11वीं 12वीं कर दिया। उसके बाद में अभी शायद आगे इन्होंने शंका जाहिर की है कि पता नहीं हो सकेगा कि अब ये 13वीं 14वीं वालों को दे दे। क्योंकि इस तरह की जो घोषणाएं होती हैं वो थोड़ा सा ऐसा, जब घोषणाएं होती है उनको पूरा भी किया जाना चाहिए, ये सरकार का फर्ज बन जाता है। रंजिता जी जवाब दीजिए। जो घोषणाएं करे उनको पूरा करे। रंजिता जी, पवन चोपड़ा ने भी पूछा था और अशोक जी को आप सुन ही रही हैं, आप लोगों ने पिछली बार भी कहा था टैबलेट देंगे लेकिन मिले नहीं। निश्चित तौर पे मिले हैं। अनामिका, मैं यही तो बात कहना चाह रही हूँ कि सिर्फ बिना जानकारी के कोसने के लिए कोसना ठीक नहीं है। आप आंकड़ों पे बात कीजिए, आंकड़ों पे हमें दुरुस्त कीजिए अगर हम कहीं भी गलती करते हैं। अगर बच्चे ये मानते हैं, बच्चे चाहते हैं, उनका अभिभावक चाहते हैं कि उनको टैबलेट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। प्लीज चौहान साहब, बिल्कुल आप दुरुस्त बोल रहे हैं और दुरुस्त प्रश्न कर रहे हैं। मैं आपको नहीं, मैं भी पक्ष को टारगेट कर रही थी जो सिर्फ कोसने के लिए कोसता है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम 7 स्टार गाँव बनाएंगे तो वो 7 स्टार कैसे बने उनके तरफ हमारे कदम ऑलरेडी उड़ चुके हैं। हमने इंटर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनाए जो आज 3 साल पहले किसी ने सोचा भी नहीं था कि वो हमने बनाए। इस बार जो टोटल ग्रामीण का बजट है, पहले जो 10% शेयर था वो वहाँ की परिषद को मिलता था, इस बार वो बजट का 15% मिलने जा रहा है। जितने भी स्थानीय वहाँ के काम है, सेक्युलर के काम है, वो सारे वहाँ की जिला परिषद को दिए जा रहे हैं ताकि वहाँ की उनकी आमदन बढ़े और वहाँ पे लोगों का रुतबा बढ़े। जिस तरीके से किसानों की जॉब छोटी होती जा रही है उसके लिए उनके और व्यवसाय कैसे पैदा किए जाए, जैसे कि पशुपालन है, मछली पालन है, मशरूम का करना है, तो वहाँ की महिलाएं हैं वो घर बैठ के कैसे छोटी जॉब से कैसे ज्यादा रोजगार अपना सकती है, उन सभी चीजों की तरफ हमारा ध्यान है। आज गांव के जो किसान हैं उनकी कैसे वृद्धि की जाए, उनकी अमाउंट, उनकी इनकम कैसे बढ़ाई जाए, उसके लिए हमारे पास अलग अलग सिंचाई से लेकर अलग अलग योजनाएं हैं, इसके ऊपर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो हम सिर्फ कहते नहीं, हम करके दिखाते हैं। जिस तरीके से ड्राग जोन में पूरा हरियाणा जा रहा था, हमने वहाँ पे पॉट बनाने की सुविधा उपलब्ध की है, जबकि कुरुक्षेत्र के अंदर ऑलरेडी 100 पॉट बन चुकी है जहाँ पर बारिश के पानी को संभाला जाएगा और आगे उसको सिंचाई के लिए यूज किया जाएगा। तो हर साल किस तरीके से अपनी चीजों को, अपनी इनकम को, अपनी सुविधाओं को बढ़ाना है, इसके ऊपर सरकार बिल्कुल काम कर रही है। और 3 वर्षों में जिस तरीके से आगे जाकर सरकार उनका हेल्प करने जा रही है कि वो ऑर्गेनिक खेती को अपनाएं, वहाँ पे केमिकल्स को कम यूज करें, उससे ना केवल उनकी सेहत ठीक होगी, केमिकल का खर्चा भी बचेगा और साथ ही ऑर्गेनिक खेती पर जब वो काम करते हैं बेशक उनकी उपज कम हो जाए, उसका जो डिफरेंस है वो सरकार पे करने के लिए तैयार है ताकि ना केवल उनको रोजगार मिले, उनका स्वास्थ्य अच्छा हो और उनका खर्चा भी कम हो। इस तरीके से अलग अलग स्कीम, चाहे वो महिलाएं, उनके लिए HSG ग्रुप के तहत उनके
कैसे की जाए और कोई भी व्यक्ति 1,80,000 से कम ना रहे, उसके लिए स्पेशल पैकेज जो है हमारी सरकार लेके आ रही है, स्पेशल सुविधाएं हमारी सरकार लेके आ रही है, उनके लिए सब्सिडीज हमारी सरकार लेके आ रही है। तो हर वर्ग का हम ध्यान रख रहे हैं। जो कर्जा लिया जा रहा है वो कांग्रेस सरकारों के दौरान जिससे कि जेबों में जाता था, जेबों में ना जाकर बाकायदा कमेटियां बनाकर वो वाकई ही उस फील्ड में यूज हो और धरातल उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, इसके लिए बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है, जो कि इतिहास में आज तक पहले किसी भी सरकारों ने नहीं किया था। यही कारण है कि इस बार के बजट के अंदर चाहे वो कृषि है, हमने 27% बजट बढ़ाया है, सहकारिता में हमने 20% बजट बढ़ाया है, शिक्षा में हमने 17.6% बजट बढ़ाया है, चिकित्सा में हमने 21.65% बजट बढ़ाया है, महिला बाल विकास में हमने 33% बजट बढ़ाया है, कौशल विकास में हमने 23% बजट बढ़ाया है, सामाजिक शिक्षा में हमने 33% बजट बढ़ाया है, सड़क और रेल में हमने 51% बजट बढ़ाया है, सिंचाई और जल में हमने 59% बजट बढ़ाया है, जन स्वास्थ्य व्यक्ति में हमने 22% बजट बढ़ाया है। इसी तरीके से कोई भी डिपार्टमेंट, चाहे वो बिजली नवीनीकरण का हो, चाहे वो परिवहन का हो, चाहे वो नागरिक देशिका हो, हर क्षेत्र में हमने बजट को बढ़ाने का काम किया है। और जो आवास की योजना हम लेके आ रही है वो 100% महिलाओं को सुविधाएं देने के लिए लेके आ रहे हैं, ताकि अगर वो रोजगार करने के लिए दूसरे शहर में जाती है तो उनको रुकने के लिए भूमि वास्तव की कमी महसूस ना हो और उनको वहां पर अच्छे और सस्ते रेट में जो है आवास हमारी सरकार के द्वारा प्रदान किया जाए। इस तरीके से आप हमें ये नुस्खा निकाल सकते हैं कि भी इसमें बस इतना होना चाहिए था, इतना होना चाहिए था। आपके सुझाव हमने पहले भी मांगे हैं और हम आगे भी मांगते रहेंगे। आप में हिम्मत है तो लिखित रूप में अपने विधायक पवन जी, ठीक है पवन जी, इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, अब इससे ज्यादा सरकार क्या कहेगी पवन जी? बिल्कुल ठीक कह रहे हो पवन जी। जी 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 बिल्कुल, ये वही बात फिर बार बार दोहरा रही है, घोषणा हमने ये करना है, हमने वो करना है। मेरे को एक बात बताएं कि 60,000 करोड़ का बजट बढ़ा, जिसमें 55,000 करोड़ रुपए की रीपेमेंट और इंटरेस्ट करना है इनको, बचा पीछे 5,000 और घोषणाएं कर रही है 1 लाख करोड़ की। कहां से करेंगे ये? यही समझ नहीं आती इनको, विजन ही नहीं पता, बजट बनाने का मतलब ही नहीं पता कि बजट कैसे बनेगा। पवन जी आप सिखाइए, सिर्फ बोलने सिर्फ ये जब आपको ये सिर्फ आते नहीं है, आप सिर्फ अपनी लड़ाई के अंदर रहते हैं कि हुड्डा आ गया तो शाहजहां ने हमारे रंजीता जी वेट कीजिए प्लीज, मेरी बात सुनिए मैडम, वेट कीजिए, रंजीता जी बोलने दीजिए। ये सुझाव लेते कहाँ हैं? बोलिए। ये सुझाव लेते कहाँ हैं? विपक्ष को सुनते ही नहीं है, विपक्ष को सुनते नहीं है और सामने सच्चाई है, जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं उनको देखते नहीं है, हैं? तो कहां से सुनवाई होती नहीं है, तो इसलिए तो कोई बात बनती नहीं है इनके, किसी भी बात के ऊपर सब नाराज रहते हैं। हम कांग्रेस वाले सड़कों पे नहीं आए, उन्होंने धरना नहीं दिया, बेरोजगार सड़कों पे है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग आंगनवाड़ी शिक्षा ये सारे शिक्षक वहां पे सड़कों पे हैं, ठीक है। हम कोई सड़कों पे नहीं है, किसान सड़कों पे हैं। या तो कांग्रेस वाले सड़कों पे आए तो आप बोलो कि कांग्रेस वाले हमारी बुराई करते हैं, हम तो जनता की आवाज लेके आपके पास आते हैं, वो भी आप नहीं सुनते, कानों में रुई डाल लेते हो। वो मांग रही है सुझाव, तो दीजिए सुझाव। तो बताओ, हमारा फर्ज तो है विपक्ष का कि जनता की आवाज उठाएं कि हम तो बताइए ना महाराज, तो उनकी कौन सुनेगा? बार पूछ लिया रंजीता मेहता ने, बताइए हमारी कमियां लिख कर दे दीजिए। दूसरी बार पूछ लिया, यहाँ पर तमाम जो आपकी सवाल है ना उनका जवाब मिल जाता है, तो दीजिए ना। अभी मैं इनको लिख के कैसे दूं? मेरे सामने मेरी बात सुनिए, मैं इनको लिख के कैसे दूं? मेरे सामने टेबल पे थोड़ी बैठे हैं। बोलिए तो आपने टैबलेट तो गिनवा तो दी, और कितनी दिए हैं टैबलेट? आप कह रहे नहीं सारी तो गिनवा दी। शुरू से गिनवाई है। अब ये बात माने तब ना, कोई सुने तब ना, ये अपनी बात पे अड़ जाते हैं, सुनते तो है ही नहीं। अरविंद भारद्वाज क्या जवाब है? अरविंद भारद्वाज मेडिकल कॉलेज है, आप कहते हो 2014 से कह रहे हो, एक भी बनाया? मुझे बताओ, एक भी बनाया? कौन से जिले में बनाया आपने मेडिकल कॉलेज? चलो ये बताओ मेरे को। अरविंद भारद्वाज तैयार हो चुका है, क्या बातें कर रहे हैं आप पवन चोपड़ा? मैं बोलूं जी, आप अनामिका जी मैं बात रखूं? बोलिए सर, बोलिए। अभी ये जनाब कह रहे थे मेडिकल कॉलेज कहाँ बना है, मैं जानकारी दे देता हूँ। फरीदाबाद में
मेडिकल कॉलेज बना है इस सरकार ने। ये जो सरकार वर्तमान में जो सरकार काम कर रही है जजपा भाजपा की, इसी ने बनाया है, फरीदाबाद में है। जो पहले गोल्डफील्ड मेडिकल कॉलेज होता था कांग्रेस के समय में, जिस तरह से बंदरबाट करके और प्राइवेट कॉलेजों की बाढ़ इन लोगों ने रिश्वत लेकर भ्रष्टाचार करके जिस तरह से मेडिकल कॉलेज और तमाम इंजीनियरिंग कॉलेजों की बाढ़ जो ला दी, बिना ये देखे कि वो जरूरी जो चीजें हैं वो उनके पास हैं या नहीं है, उन्हें मान्यताएं दे दी गई और बाद में उनमें दिक्कत आई, वो मेडिकल कॉलेज बंद हुआ। उसे सरकार ने टेक ओवर किया और हरियाणा सरकार उसे खुद ऑपरेट कर रही है और पूरा स्टाफ सारा सेटअप जो है वो सरकार का है और सरकार ने उसे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वो बन गया है। तो मैं इसकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि पवन जी होमवर्क नहीं किया था क्या? फरीदाबाद में शुरू हो चुका है। पवन जी होमवर्क नहीं किया था आपने सवाल पूछने से पहले? मैडम कर रखा है। कुछ नहीं है। कहाँ से आ गया मेडिकल कॉलेज? बिल्कुल किया हुआ है गूगल से डाउनलोड कर लिया सरकार ने। अगर इन लोगों को जानकारी होती तो आज ये स्थिति ना होती इनके साथ। इन्होंने नहीं बनाया, ये बनाया नहीं है इन्होंने, वो तो दूसरी बिल्डिंग बनी बनाई को जबरदस्ती इन्होंने उसको कन्वर्ट कर लिया है। कोई नया बनाया हो तो बताओ ना। आप लोग तो वो कांग्रेस के टाइम के बने हुए हैं सारे। अरे आप लोग तो पैसे ले लेके आप लोगों ने मान्यताएं दे दी, जबकि उनके पास जरूरी जो चीजें हैं मेडिकल कॉलेज के लिए वो इसका जवाब दीजिए अरविंद जी। कह रहे हैं ये कि कांग्रेस के बनाए हुए कॉलेज को आप अपना बनाया हुआ बता रहे हैं अरविंद जी। अनामिका जी, इन लोगों ने अपना नाम लिख दिया। सरकार ने भ्रष्टाचार करके पैसा खाके इन लोगों ने बिना जरूरी जो सुविधाएं होनी चाहिए कॉलेजों में, बिना उनके भी इन्होंने पैसा लेकर मान्यताएं दी। इस वजह से बच्चों का भविष्य अधर में आया और वो मेडिकल कॉलेज एक खंडर बन गया था। उसी मेडिकल कॉलेज को सरकार ने टेक ओवर किया, उसमें जितनी भी जरूरी सुविधाएं जो चाहिए एक मेडिकल कॉलेज में वो सब मुहैया सरकार ने कराई। सारा स्टाफ, मेडिकल स्टाफ जो है और भी जो क्लरिकल स्टाफ है या और जो भी सुविधाएं उसमें चाहिए वो सब सरकार ने प्रोवाइड कराई और आज वो मेडिकल कॉलेज पिछले साल से दोबारा शुरू किया। रंजिता जी ने प्लेट बदल दिया, पवन चोपड़ा कह रहे हैं। और उसके अलावा सुनिए, पिछले 2 सालों में अरे ये तो खंडर बना के गए थे, ये मेडिकल कॉलेज नहीं, खंडर खड़ा करके गए थे। पैसे लेकर चंद अरविंद जी को पूरा कर इन्होंने बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया था। सरकार ने तो इनकी गलती को सुधारा है। जो ये काम करके गए थे हमारी सरकार ने तो उसे ठीक किया है। जो ये गलत तरीके से जो ये भ्रष्टाचार करके जिस तरह से ये खंडर खड़े करके गए थे उनको ठीक करने का काम सरकार ने किया। दूसरी बात, जो ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं चाहे वो रोजगार को लेकर हो, सबसे बड़ी बात हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को जब हिस्सेदारी देने की बात की, हमने जननायक जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया था। सरकार बनने के बाद भाजपा और जजपा ने मिलकर उस वादे को पूरा किया, 75% का आरक्षण। ये लोग तो उसका भी विरोध करते हैं। इन लोगों को तो हरियाणा प्रदेश के जो नौजवान हैं उनके हितों से कोई लेना देना ही नहीं है। ये लोग उससे भी संतुष्ट नहीं है। इन लोगों को दिक्कत थी कि क्यों यार प्राइवेट कंपनियों में हरियाणा के नौजवानों को आरक्षण मिला, तो ये लोग संतुष्ट हो ही नहीं सकते। इनको हरियाणा के बच्चों से, हरियाणा के हितों से कांग्रेसियों को कोई लेना देना नहीं है। ये तो रॉबर्ट वाड्रा के प्रॉपर्टी एजेंट है, डीलर है रॉबर्ट वाड्रा के। इनका तो ये था मकसद दुबारा कांग्रेस आ जाए और वही दलाली जो प्रॉपर्टी डीलरी इनकी चलती थी 10 साल चली, वो रॉबर्ट वाड्रा के नेतृत्व में फिर शुरू हो जाए। तो ये तो इसलिए परेशान है, दुखी है बेचारे, और वो होना नहीं है। इनके जो है मुंगेरी लाल के सपने अब ये कभी पूरे नहीं होंगे। अब जनता पहचान चुकी है इन डीलरों को। रॉबर्ट वाड्रा के जो एजेंट है, दलाल घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार की तो बात बीजेपी ना ही करे तो बेहतर है। जितना भ्रष्टाचार बीजेपी की सरकार में हो रहा है, हर आदमी को पता है कि कितना भ्रष्टाचार कर रही है। इसमें तो इनके दफ्तरों से 90 लाख की टैचियां नौकरी बेचने के उसमें रिश्वत में पकड़ी गई हैं। इतना भ्रष्टाचार आज तक चरम सीमा पे है हरियाणा प्रदेश में। और ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, अभी इन्होंने जो माइंस के जो पेंडिंग इनकी रॉयल्टियां पड़ी थी लगभग 8,500 करोड़ की, उसको केवल 850 करोड़ की, उसे केवल 39 करोड़ में इन्होंने सेटलमेंट कर दिया, ओटीएस निकाल के, वन टाइम सेटलमेंट। मुझे ये बताइए
कि ऐसा कौन सा है जो ठेकेदार, माइंस का ठेकेदार जिसे घाटा पड़ता है, ठीक है, जवाब ले। और उसको आपने इतना छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया? वो पैसा कहाँ गया? ठीक है, जवाब क्यों नहीं उनकी प्रॉपर्टियां टैक्स करी आपने? अगर कोई गरीब कोई मकान ले ले। बस सर, सवाल हो गया, जवाब लीजिए। जवाब रंजिता जी, जवाब दो। देखिए, पवन चोपड़ा जी को बताना चाहती हूँ, मेडिकल कॉलेजेस की बात कर रहे थे। पिछले 2 साल से पूरा जोर हमारा IIT कलकत्ता को कंप्लीट करने में लगा हुआ है और 2023 जुलाई में वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 37% काम ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और ऐसा IIT कलकत्ता बन के आ रहा है जो इतिहास में इन्होंने कभी देखा नहीं होगा। जो मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, मेडिकल कॉलेज की सीट पिछले 4 सालों में हमने 700 से बढ़ाकर 1600 कर दी है और ये कह रहे हैं कि हमने मेडिकल कॉलेज ही बनाए। जनाब, क्या वो दीवारों के बाहर डॉक्टर्स काम कर रहे हैं? बढ़ाकर हमने 1600 कर दी। वो डॉक्टर्स क्या सड़कों पे काम कर रहे हैं? तो आप बिना आंकड़ों के बोलना बंद कीजिए। और बाकी आप बात कर रहे थे कि किसी गरीब बच्चे को हम दाखिला नहीं देते, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 2015-16 से लेकर 2021-22 तक हमने 134A के तहत 1,22,336 बच्चों को दाखिला दिया है और उसके लिए फीस की आपूर्ति, जो आप बात कर रहे थे कि हम फीस पे नहीं करते, सरकार ने इन सालों में 70,31,30,700 रुपए जो है फीस के लिए पे किए हैं। तो आप बिना आंकड़ों के बोलना, सिर्फ हवाई घोड़े मत रहा कीजिए। और जहां तक हम माइनिंग की बात कर रहे थे कि ODS के तहत हमने फैसला कर दिया और इतने में सेटलमेंट कर दी। जनाब, आपने माइनिंग डिपार्टमेंट को डुबोया हुआ था। आपने पूरे क्षेत्र को इलीगल माइनिंग करके जिस तरीके से खोखला किया होता, जिस तरीके से बारडाउन की आप जेबें भरते थे, उन चीजों को हमने प्रॉफिट में लगे काम छोड़ा है। आज भूषण शर्मा जो हमारे वहाँ के मंत्री हैं, आज आपको पूरा वहाँ का श्वेत पत्र देने के लिए तैयार है कि माइनिंग डिपार्टमेंट किस तरीके से लॉस में जा रहा था और हमारी सरकार आने के बाद आज वो प्रॉफिट में है। आप बिना आंकड़ों की सिर्फ हवाई तीर मत चलाइए पवन चोपड़ा जी, पढ़कर आया कीजिए। प्रॉब्लम ये है कि आपकी यहाँ पर ना तो कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको लीगल जानकारी दे। आप जहाँ से इधर उधर से अपने एक्सपीरियंस से बैठ जाते हैं, बिना आंकड़ों के बोलते हैं, अपनी भी खिल्ली उड़वाते हैं और अपनी पार्टी की खिल्ली भी उड़वाते हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपकी पार्टी एक जो शीर्ष नेतृत्व है वो आपस में लड़ाई करने की बजाय उनके पास कोई काम नहीं है। बाकी अगर आपको पक्ष का काम करना है तो पढ़ा कीजिए, पढ़कर आप ऑब्जेक्शन लगाइए, हमें लिखित रूप में दीजिए। हम नहीं उसको पूरा करते तो अशोक जी क्या हो रहा है? हो क्या रहा है देखिए, यानी जो जिस मुद्दे पे चले थे वो डिबेट पे तो भटक रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, फिर भी जो है जैसे कि शंका का समाधान है। अभी जो है क्या नाम बीजेपी प्रवक्ता और जेजेपी प्रवक्ता ने भी किया है अपना जो है पवन जी का, और पवन जी भी शायद संतुष्ट है या नहीं है वो तो वो जाने। पर फिर भी जो है जैसे ही बात सुनो, कोई भी है सरकार कोई भी होगी वो यही चाहेगी, चाहे कांग्रेस की हो चाहे किसी की हो, कि अपना जो प्रदेशवासियों को इसका बेनिफिट मिले और प्रदेशवासियों को इसका जो फायदा मिले। बजट चाहे कैसा भी है, बजट अच्छा है, अपना जो करे उसके बाद में जो है जो घोषणा है वो पूरी होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं अशोक जी, घोषणाएं पूरी होनी चाहिए। ठीक कह रहे हैं क्या कि बजट तो आना ही था, चुनाव तो चलते ही रहते हैं, अब इसे कोई निकाय चुनाव से जोड़कर देख ले या आगे किसी चुनाव से जोड़कर देख ले, उसे नहीं रोका जा सकता। अशोक जी हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यानी अभी जैसे एक प्रवक्ता ने बोला था कि चुनाव तो आते रहते हैं और इसका कोई कैसे इसको जोड़ के नहीं देखते हैं, लेकिन इसका फायदा, इसका बेनिफिट कितना मिलेगा सरकार को, ये देखने लायक होगा। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए, पैनल का हिस्सा बनने के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। तो निकाय चुनाव से मनोहर बजट कितना मनोहर रहेगा सरकार के लिए निकाय चुनाव में, इस पर आगे भी बने रहेंगे। नमस्कार।